हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। सो इस लेक्चर में हम आज चैप्टर 4 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 6 लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कोई भी मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसका पाथ कैसा है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ये सारे फैक्टर्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, उस पर फोर्स कितना लगता है और उसका पाथ कैसा होता है, मूव करने पे उसका पाथ क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड के ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, स्पेशली यहाँ पे लेते हैं फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे तो क्या होने वाला है। ओके, देन सपोज यहाँ पे ये एक निगेटिव चार्ज प्लेट है, सॉरी ये ऊपर हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे ये है निगेटिव चार्ज प्लेट। ओके, ड्यू टू द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज प्लेट क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है सपोज करते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये चार्ज क्यू चार्ज है जिसका मास यम है, ये जो है बी वेलोसिटी से यहाँ पे इंटर करता है, बी वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करता है, इंटर कर रहा है। तो जैसे ये इंटर करेगा तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन करे तो ये एक्चुअल पाथ होगा इसकी। लेकिन होता क्या है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये चार्ज इसके अंदर आएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इक्वल टू Q इंटू ई। अगर आपका Q चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या ले रखी, E रखी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे कितना, F इक्वल टू Q इंटू ई। ये आपको फर्स्ट चैप्टर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था वहां पे हमने बताया था, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस फोर्स and force is the charge and product of force is equal to the product of charge and electric field. ओके, तो आप देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जस्ट अपोजिट। तो मीन्स आप कहोगे इस पे जैसे ये मूव करेगा इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने की वजह से इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट ना जाके बल्कि क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। ओके, तो बेंड करने पे ही क्या होगा, तो मीन्स ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ ये फॉलो करेगा। तो एकदम आप इसको सेम कंपेयर कर सकते हो जैसे आपने क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली में होता क्या था कि हम यहाँ पे कोई ये एक्स एक्सिस लिया था हमने, अब मान लेते हैं कि इस हाइट से हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ड्यू टू द यहाँ पे क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, नीचे की तरफ अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, ये इस ऑब्जेक्ट का मास अगर यम है तो इस पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा होगा जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका पाथ कैसा होता था, इस तरीके से होता था, तो जिसे आप लोग क्या बोलते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे। देन इसके बाद हमने इसकी ट्रेजेक्ट्री डिफाइन की थी, उसी तरीके से एकदम सेम वही बिहेवियर आपका यहाँ भी होने वाला है। जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं उसके परपेंडिकुलर, देन यहाँ भी वही चीज होती है, इस पे अब कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था अर्थ के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू द मास, बट यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू द चार्ज। ओके, देन ये अब यहाँ पे इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पे इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। देन अब हम ये यहाँ पे करना क्या है कि इसका पाथ का हमें इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, तो पाथ का इक्वेशन डिराइव करने के लिए करते क्या हम लोग, जैसे कि यम मास का है तो इस पे अगर हम F इक्वल टू एम में भी लिख सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन के टर्म में लिखे तो F इक्वल टू एम में लिख सकते हैं। ओके, देन यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अगर हम इस दोनों के इक्वेशन को इक्वल कर दें देन एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई।
देन ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ये हो गया एसेलरेशन, इसका आ गया जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। फोर्स किस तरफ लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल पे? अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख दें तो फोर्स हम देखेंगे एफ ऐसे डाउनवर्ड लगता है, हर जगह पे डाउनवर्ड लगता है, जिसकी वजह से ये बेंड होती चली जा रही। तो हम सपोज पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हम इसका इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये कितना है वाई। ये आप देख सकते हो, इसको हम पूरे ये वर्टिकल वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लेते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ है और यहाँ पे जो ये आप कह सकते हो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, ये सपोज करिए कितना है एक्स। एक्स ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस का, जब ये मूव करे तो एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये वाई दिख रहा है आपको। ओके, देन तो आप सबसे पहले ये देखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग जो इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स की वजह से इसकी इस तरफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, v होगी। बट इस तरफ वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे जो है इसकी v, इसको हम v1 ले लेते हैं, यहाँ पे v2 ले लेते हैं। ओके, इस तरफ v1 कंपोनेंट है, इस तरफ v2। ओवरऑल वेलोसिटी का तो डायरेक्शन इस तरफ होगा आपका, ऐसे इस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। बट यहाँ पे v1 v2 इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो कंपोनेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसकी जो हो जाएगी ये हो गया एंगल थीटा। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी b1 की वैल्यू, यहाँ से b1 की वैल्यू b cos थीटा एंड v2 की वैल्यू क्या थी v sin थीटा। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था कि जो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया था उसका आपने दो कंपोनेंट किया था, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। v sin थीटा क्या था वर्टिकल कंपोनेंट एंड v cos थीटा क्या था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप यहाँ भी देख सकते हो b1 क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा और b2 की वैल्यू क्या है v sin थीटा। ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, देन तो ये किसके एक्सिस का है, x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग, और ये किससे है y एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि y एक्सिस के लॉन्ग अगर यहाँ पे v2 है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, बिकॉज y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है v cos थीटा, ये क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी v के बराबर, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसी के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू एक्चुअली में ये v के बराबर ही होगी। तो ये v1 की वैल्यू हो जाएगी v यहाँ पे जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा वही वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहाँ पे बनी रहे। तो बिकॉज होता क्या है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है एक्सेलरेटेड मोशन करता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में था कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होती थी कांस्टेंट रहती, बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होती थी अंडर ग्रेविटी मूव करती थी। तो इसकी वैल्यू क्या v1 की वैल्यू v, बट v2 की वैल्यू v sin थीटा, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर इसका टाइम निकालना चाहें, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, तो टाइम t इक्वल टू क्या, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x एक्सिस लॉन्ग, और वेलोसिटी कितनी v। तो यहाँ से t की वैल्यू x अपॉन क्या हो गई v हो गई। उसके बाद अब हम यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग देखें, फॉर y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगी, y एक्सिस के लिए अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 है। देन आपकी यहाँ से वी नो दैट द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिकॉज हमें टाइम ऑलरेडी पता चल गया, यहाँ पे टाइम हमने यहाँ पे रख देंगे, एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ ये एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल इनिशियल मींस y एक्सिस के लॉन्ग आप देख सकते हो वेलोसिटी क्या है 0 है, सिर्फ यहाँ पे किसके x एक्सिस के लॉन्ग है। तो इनिशियल y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी उसको क्या रखेंगे हम 0। तो s की वैल्यू क्या होगी y हो जाएगी y, इसकी वैल्यू ui इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू ये हो गया 0, बिकॉज ui की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो 0 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे q e बाई m, तो ये हो जाएगी q e बाई m इंटू t की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया x अपान v, ये देख सकते हो आप x अपान v। तो
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी x अपान v का स्क्वायर, बिकॉज t स्क्वायर है। ओके, देन y इक्वल टू, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई यम बी स्क्वायर, ये यहाँ से यम बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोशन के लिए, वाई एक्सिस के मोशन के लिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरे इस पाथ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। देन उसके बाद मास ऑफ द पार्टिकल, ये भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी ये जो है इनिशियल वेलोसिटी, ये जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, ये भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो बी की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देन एक्स क्या है आपका, वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको अगर हम कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पता होगा ये किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बाय इक्वेशन ये प्रूफ हो गया कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है तो उसका पाथ जो होता है कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ओके, देन नेक्स्ट, अब तो ये हो गया आपका किसके लिए, आपका चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। ओके, देन अब नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हम जो आप डिस्कस करने वाले हैं कि अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पे मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो क्या होगा। ठीक है, तो उस समय उस पर क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, उसका पाथ कैसा होगा, इसको अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करते हैं तो क्या होता है, चार्ज वहाँ पे मूव करता है तो उस पर क्या फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दैट हम इसको अब इस तरीके से लेते हैं, सपोज दैट इस एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है ये। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो चार्ज पार्टिकल है इससे एक जनरल फॉर्मूला हम इसके लिए अब यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या होगा, बी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसका मास हम मान लेते हैं कितना है, यम है, ये बी वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये एंगल जो बना रहा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। तो इसका जो फोर्स लगेगा बच्चों, इस फोर्स की वैल्यू जो होगी यफ, यफ की वैल्यू जो होती है यफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। ओके बच्चों, इसका डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये जो एक्सपेरिमेंटली डेराइव हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली डेराइव हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होती है इस समय, फोर्स की वैल्यू एफ इक्वल टू ये मैग्नेटिक एफ एम से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स वैल्यू इज एफ इक्वल टू क्यू V क्रॉस B मीन्स वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो आप इसमें ऑर्डर का ये ध्यान रखना, ठीक है, कि मीन्स हमें B क्रॉस वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ही करना है, ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वेलोसिटी कर सकते हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, सो यही ऑर्डर आप फॉलो करोगे। ओके, देन इसको अगर हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी बी, ये क्यों है, ये वी बी साइन थीटा, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो सो यहाँ पे बी क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बी साइन थीटा, तो क्यू पहले से ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अगर हम क्यू को यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है इसका मतलब चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज, उसका चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तीसरी चीज उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और चौथी आप कह सकते हो, फोर्थ फैक्टर आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैक्सिमम कब लगता है,
मिनिमम कब लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो केस सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, तो हम ये देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चार्ज मूव करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ, या ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, B इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मींस वेलोसिटी जो है चार्ज किसके पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड के। तो उस केस में आप ये श्योर है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बिकॉज 0, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो गया यहाँ पे 0, मींस इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मींस अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के अलोंग चार्ज पार्टिकल भी मूव करे इसी के पैरेलल ही, तो आप बोलोगे इस पे जो फोर्स लगेगा उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0, मींस कोई भी फोर्स यहाँ पे लगेगा नहीं। ओके, देन नेक्स्ट केस 2। केस 2 में क्या है कि जब ये क्या हो, पैरेलल का मतलब दोनों हो सकता है। एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा और कर सकते हो, क्या है कि V इज पैरेलल टू B का मतलब है एक तो उसी के डायरेक्शन में मूव करे, दूसरा ये भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, दूसरा ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और चार्ज इसके जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है। ओके, तो आप कहोगे इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जैसे ही होगा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होने पे भी एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा QVB साइन 180। तो इसका मतलब साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि पैरेलल होना चाहिए बस। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चाहे वो एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फोर्स उसकी 0 होती है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, दोनों हमने प्रूफ कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट अब हम ये कहते हैं केस 2 में, केस सेकेंड में, कि अब यहाँ पे अगर ये फोर्स जो है वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मींस मैग्नेटिक फील्ड ये रही आपकी और चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी 90, एंड थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी QVB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, सो एफ की वैल्यू इस समय क्या होगी मैक्सिमम, ये क्या होगी मैक्सिमम QVB। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू आपने देखा होगा एंगल के साथ इंक्रीज करती है, तो 0 डिग्री पे उसकी 0, उसके बाद फिर 30 पे 1/2 ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती साइन का कितना होता है 1, तो सो फोर्स भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मूव करती है, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो होती है मैक्सिमम होती है, उस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है QVB मींस चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करते हैं इसके पाथ को लेके, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्कस किया कि कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, और पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स, मिनिमम कितना हो सकता है 0 जब वो उसके पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ओके, और मैक्सिमम फोर्स कब लग रहा होता है जब उसकी ये परपेंडिकुलर मूव कर रही थी। ओके, डन। देन नेक्स्ट, सो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करती है तो उसमें उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, और जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ऐसे हम दिखा देंगे इस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो हम ऐसे लाइन से दिखा देते हैं इसको, इस तरीके से लाइन से। बट ये जो आपका प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो या परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो, तो आपको बता दें क्या होता है, क्रॉस साइन यूज करते हैं यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन के लिए, इनवर्ड, और डॉट साइन यूज करते हैं हम लोग इस तरीके से आउटवर्ड के लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन।
क्रॉस साइन अगर हमने ऐसे लगा दिया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या परपेंडिकुलर ऐसे पेपर प्लेन, या ये कह सकते हो बोर्ड के क्या इनवर्ड। जब आप कॉपी पे लिखते हो इसका मतलब पेपर प्लेन के क्या हो गया इनवर्ड हो गया। ओके, और ये डॉट साइन अगर लगा दिया तो मतलब क्या बता रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड आ रही। ओके, देन हम ये सिंबल्स यूज करने वाले हैं। तो देन यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे जैसे ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने क्या लगाया डॉट लगाया है, तो डॉट लगाने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी ले रहे हैं हम परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस हो रहा है, अभी जो हमने यहाँ पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये हमने अभी को डिस्कस किया। तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा रूल यूज करते हैं। क्या है कि जैसे सपोज दैट ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ये हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो हम कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम मूव करेंगे। वेलोसिटी किस तरफ, तो आप अपने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से इसको निकाल सकते हो, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ठीक है उसको आप सिंगल रूल से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। थंब रूल क्या कहता है सिंपली कि जैसे ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, या बी है ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो हम वेलोसिटी किस तरफ जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वेलोसिटी ये है मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप फिंगर्स को अपने मूव करिए, देन आपका थंब जिस डायरेक्शन में वही क्या हो गई उसके फोर्स की डायरेक्शन, या उसके क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिले उसकी क्या बता देगी आपकी डायरेक्शन को बता देगी। जैसे अगर हम कहें कि ए क्रॉस बी करने पे क्या मिलता है हमें, एक वेक्टर मिलता है सी, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन हमें निकालनी, तो हम क्या करेंगे, ये सपोज वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, सो क्या हो गई थंब किस तरफ आ रही आउटवर्ड, तो मतलब इसकी जो सी मिलेगी वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह डायरेक्शन मिलेगी। अगर हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो क्या होगा, बी क्रॉस ए जैसे ही आप करते हो तो बी क्रॉस ए करोगे तो क्या बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ जब आप जाओगे तो क्या होगी आपका थंब किस तरफ है इनवर्ड है, ठीक है, तो आप कहोगे इसकी जो इनका क्रॉस करने पे जो भी वेक्टर मिलेगी उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। ओके, देन इसी रूल का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देन तो इसी रूल को हम यूज करेंगे थंब रूल का यूज करके हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट तो जैसा कि हमने ये देख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड कितनी है, बी है, डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, अब यहाँ पे हम कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करते हैं, अब ये हमने एक चार्ज पार्टिकल बी वेलोसिटी से इंटर कर दिया, तो हमने क्या लिखा व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रही है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये, तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे लॉरेंज फोर्स किस तरफ लगेगा, सॉरी लॉरेंज फोर्स, अभी हम लॉरेंज फोर्स को आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज इससे रिलेट है, बट यहाँ पे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेनली हम क्या देखेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगेगी यफ की वैल्यू कितनी होगी, यफ की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ये चार्ज कितना है क्यू है, तो आप लिखोगे क्यू वी बी, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, यार लिख सकते हो आप साइन 90, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू यफ की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई क्यू वी वी आ जाएगी। ठीक है, तो क्यू वी वी वैल्यू इसकी जब आ गई देन अब इसका हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, अब आप थंब रूल का यूज करो, ठीक है,
और इसका एक रूल और आप यूज कर सकते हो, रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आप ये आपका 4 फिंगर है, ठीक है, ये आपका क्या होता है 4 फिंगर की डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, और आपका जो मिडिल फिंगर है इसकी डायरेक्शन जो है आप इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जन थंब जो आपका है ये क्या बताएगा उस समय फोर्स, जबकि आप इस पोजीशन में अपने ये फिंगर्स को स्ट्रेच करके रखते हो, मतलब तीनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की ओर निकल रही है, यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो हमने ये क्या लिया है, 4 फिंगर को ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, देन और ये क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो वेलोसिटी इस तरफ जा रही, देन हमारा थंब क्या है, डाउनवर्ड आ रहा, हमारी थंब किस तरफ आ रही, डाउनवर्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया, डॉट लगाया मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और ये वेलोसिटी डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ है, सो वेलोसिटी डायरेक्शन इसको कर दिया, और ये आपका थंब किस तरफ है, डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, तो डाउनवर्ड आने की वजह से आप कहोगे यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स या एम, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, कर्व पाथ पे मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा, सपोज इसकी पाथ कुछ ऐसी हो जाएगी, आप कहोगे यहाँ पे, तो जैसे ये पाथ मूव कर जाएगी, देन अब यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे फिर से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड हो गई। सपोज इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। देन अब आप फिर से देख सकते हो यहाँ पे ये 4 फिंगर हमारा किस तरफ होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, और ये आप देख सकते हो वेलोसिटी किस तरफ हमने कर दिया, यहाँ पे डाउनवर्ड कर दिया। देन फोर्स अब क्या हो रही, इधर की तरफ हो गई फोर्स, तो फोर्स आप कहोगे इसका मतलब अब यहाँ पे ये फोर्स इस तरफ लगने लगी, या फिर तो इस तरीके से अब ये पूरा पाथ अगर आप देखोगे तो ऐसा क्या बनेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा ये। ओके, तो ये कंक्लूजन आप नोट करना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करती है तो इसका जो पाथ होता है कैसा होता है, सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, पैराबोलिक, और यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये हमने हाफ सर्कल ही यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर हम यहाँ पे पूरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दें डॉट से, देन तो आप देख सकते हो कि इसकी पाथ कैसी हो गई, सर्कुलर। इस तरीके से कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करेगा। तो सपोज करते हैं कि इसका सेंटर ये रहा होगा, ये सेंटर O है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, R होगी। ओके, तो देन और वेलोसिटी तो हमें ऑलरेडी पता है, बी वेलोसिटी इसने इंटर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से आप कहोगे हमें इसका सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया कि ये क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। देन सर्कुलर मोशन करेगी तो हम इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। दूसरी चीज, इसका हम टाइम पीरियड पता करेंगे, कितने टाइम में ये अपना एक कंप्लीट राउंड, ये आपका राउंड कंप्लीट होगा। देन नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, देन आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज है इसकी क्या है, रेडियस फाइंड करना। अगर आपने रेडियस फाइंड कर लिया देन आप और इसकी सब कुछ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, हर कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है जो कि आपका क्या करे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए आपका बाउंडेड करे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए जो भी फोर्स बाउंड कर देता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसको सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है, किसकी वजह से सर्कुलर मोशन करे, तो आप कहोगे किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कर रही है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स से क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन आपका कर पा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो एफ की वैल्यू कितनी हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस आप लिख सकते हो, एफ इक्वल टू mv²/r। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, आप कहोगे मैग्नेटिक फोर्स। सो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बिकॉज आपको पता भी होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है,
इसके इनवर्ड डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हो यहाँ फोर्सेस से इनवर्ड लग रहा है, यहाँ से भी आप निकालोगे तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो गई, अब इस तरफ हो गई। तो वेलोसिटी जस्ट इसके अपोजिट, तो फोर्स भी क्या होगी, जस्ट अपोजिट, एफ एम इस समय ऐसे लग रही होगी। तो इसकी वजह से ऐसे ये कंप्लीट पाथ, ये सर्कुलर मोशन ये हो जाएगा। देन एफ सी, तो आप कहोगे ये इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हो यहां से एफ सी इज इक्वल टू एफ एम। एफ सी की वैल्यू कितनी है, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी वी। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है। देन यहां से हम अगर आर की वैल्यू लिखना चाहें तो आर की वैल्यू यहां पे कर देते हैं, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज द एम बी स्क्वायर, ये देखो एम बी, आर को यहां ले गए, देन ये यहां आ गया, क्या हो जाएगा क्यू वी बी। तो यहां से ये कैंसिल, देन आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम बी अपान क्यू बी। तो ये हो गया आपका रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला अपना क्या आ गया, एम बी अपान क्यू बी। एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड क्यू इज द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेयर द चार्ज मूव। ओके, देन इस तरीके से ये रेडियस का आपका डेरिवेशन हो गया। तो रेडियस जैसे ही अपना निकल जाता है, देन इसका हम टाइम पीरियड में पता कर सकते हैं कितने टाइम में ये कंप्लीट राउंड होगा इसका। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अच्छा ये देख सकते हो आप, एक कंप्लीट राउंड लगाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। ओके, तो सरकमफ्रेंस के बराबर का मतलब है कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ का, 2 पाई आर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो यहाँ पे वेलोसिटी v। देन t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू हमने यहां से लाके रख दिया इसमें। तो r की वैल्यू जैसे ही रखते हो क्या हो जाता है, ये mb अपान qb। तो यहां से आप देख सकते हो कि v से v ये कैंसिल। ओके, देन t की वैल्यू आ गई अपनी 2 पाई m अपान qb। तो ये हो गया इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। ओके, देन इस तरीके से आपका रेडियस और टाइम पीरियड यहाँ पे निकल गया। और कंक्लूजन आप याद रखना कि ये जब भी परपेंडिकुलर मूव करते हैं कैसा मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ पे। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसका हम फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यहाँ पे, बिकॉज टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसकी फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये मतलब इस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा क्यूबी अपान 2 पाई m। उसके बाद ये तो हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है क्यूबी अपान 2 पाई m। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देन ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूबी अपान m। ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्या हो गया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हमें मिल गई। तो ओके बच्चों, ये आप नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे कि जब ये चार्ज पार्टिकल किसी एक्यूट एंगल पे इसमें इंटर करे तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम इसकी किस पाथ को फॉलो करेगा, पाथ फॉलो करने के बाद उसका हम रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।